नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। मैं हरिओम पांचाल शिक्षा मनोविज्ञान की अगली कड़ी में आपके लिए लेके आया हूँ। पहला जो टॉपिक चल रहा था उसके अगले पठनीय बिंदु। अभी तक अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक होता है शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। उसके अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के घटक आदि के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में अपन ने मनोविज्ञान जो बिंदु है उसके बारे में विस्तार से बात की। मनोविज्ञान की अर्थ क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान की शाखाएं किस प्रकार से विकसित हुई। तो देखिए, अभी तक का जो अपन ने पढ़ा उस पढ़े हुए बिंदुओं को एक बार रिवाइज करने के बाद में अगले जो पठनीय बिंदु है उससे अपन जुड़ते हैं। अभी तक जो अपने मैटर हो चुका है उसमें आप देखिए, इधर शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का अर्थ अपन पढ़ चुके हैं। अर्थ के बाद में शिक्षा के प्रकार अपने हो चुके हैं। शिक्षा के प्रकार के बाद में शिक्षा के घटक अपन पढ़ चुके हैं। शिक्षा के घटक के बाद में शिक्षा के चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनकी भी बात अपने हो चुकी है। शिक्षा के चर के बाद में अपने जो शिक्षा मनोविज्ञान का पहला बिंदु आया था, उस पहले बिंदु में दूसरा शब्द यहाँ पर अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान। उस मनोविज्ञान की बात अपन ने की और जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विस्तार से अपने यहाँ पर बात हुई। मनोविज्ञान के अर्थ के बाद में अपने मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात की। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बाद मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ उसकी बात अपने हुई। मनोविज्ञान के विकास के बाद मनोविज्ञान का बदलता हुआ स्वरूप अपन ने विस्तार से पढ़ा और बदलते हुए स्वरूप के बाद में भारत में मनोविज्ञान का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात अपने हो चुकी है। और इसके आगे मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उस मनोविज्ञान के क्षेत्र और उसकी शाखाओं के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। अगर आप चाहो स्टार्टिंग से जो पठनीय बिंदु हैं, अब आपको करना क्या है, जैसे शॉर्ट में जो मैं यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और विस्तार से जो इसके नोट्स है वो आपको बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो इससे पहले का जो मैटर अभी तक हुआ उसमें आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो देखिए, पहले शिक्षा मनोविज्ञान का में शिक्षा जो शब्द है उसका अर्थ अपन ने पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। शिक्षा शब्द, अब देखिए ये स्क्रीनशॉट में आप खुद पेन चलाओ और इसी के माध्यम से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए, इनको कैसे आपको याद रखना है ये कोशिश करनी है, क्योंकि कंपटीशन फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अपने को। और क्या याद रखें और क्या छोड़ें, इसके लिए ज़रूरी होता है शॉर्ट में आपको मैटर अपने पास में रखना। उसके बाद में जो बिंदु पढ़ाया था मैंने वह उद्देश्य और प्रस्तुति के प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हालांकि जो पहले से क्लास में जुड़े हैं उन्होंने इसको पहले से ले रखा है। फिर उसके बाद में शिक्षा के घटक, शिक्षा के घटक के बाद फिर देखिए मनोविज्ञान का अर्थ केवल यहाँ दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मनोविज्ञान के अर्थ के बाद में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको आप विस्तार से पेन चलाकर यहीं पर सारे प्रश्नों के आंसर अपने आधार पर आप दे सकते हो। हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपको परीक्षा में सर्वोत्तम आंसर का चयन करने के लिए तैयार करना। इसीलिए बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड से और कम शब्दों में आपको पूरा मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। ये यहाँ पर विकास, उसके बाद में इसका बदलता स्वरूप जो अपन पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद में भारत में मनोविज्ञान का जो विकास है, इस मनोविज्ञान का विकास कब कब हुआ था इसकी बात अपने हो चुकी है। और मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात विस्तार से अब अपन करने जा रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ में वापस नए टॉपिक, नए जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में नए बिंदु के साथ में। देखिए यहाँ पर लिखा रखा है मनोविज्ञान का क्षेत्र। अब मनोविज्ञान का क्षेत्र, या फिर कह सकते हो कि जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया तो उसकी बहुत सारी शाखाएं विकसित हुई। वो शाखाएं कौन कौन सी है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सा बहुत विवादपूर्ण आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक विद्वान इसकी शाखाओं का जो अध्ययन और अध्यापन करवाते हैं वो अलग अलग दृष्टि से या अलग अलग वर्गों में बांटकर
करते हैं, उन सब की अपन बात करेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य ये है कि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर जो है, सर्वोत्तम आंसर का चयन अपन कैसे करें। मैं यहाँ पर एक शब्द के ऊपर जोर दे रहा हूँ, सर्वोत्तम, क्योंकि आप शिक्षा मनोविज्ञान में जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे। तो उन चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, उसका आपको चयन करना है। अब देखिए, यहाँ दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के 2 प्रकार के क्षेत्र हो जाते हैं, और इस क्षेत्र में, या फिर कह सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान की 2 शाखाएं हो जाती है। एक तो है शुद्ध मनोविज्ञान, जिसे कहते हैं प्योर साइकोलॉजी। क्या होती है शुद्ध मनोविज्ञान? शुद्ध मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान होती है जिसके अंतर्गत सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, शुद्ध मनोविज्ञान में यहाँ पर पहली शाखा लिखी हुई है सामान्य मनोविज्ञान, फिर है असामान्य मनोविज्ञान, फिर यहाँ है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में सामाजिक नियमों के बारे में अध्ययन किया गया, और सामाजिक नियमों का अध्ययन करते हुए, निष्कर्ष निकालते हुए एक कोई थ्योरी का निर्माण किया गया, वो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया गया। जो नियम बनाए, जो प्रयोग किए, उनको व्यक्ति के ऊपर लागू करके जब उनको पहचाना जाता है, तो उसे कह दिया जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। जैसे मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो शुद्ध रूप से आपके दिमाग में मैटर में डाल रहा हूँ। उस मैटर को आप परीक्षा में जब काम में लोगे, आपका क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के ऑप्शन में उसको काम में लेना क्या कहलाएगा? अनुप्रयुक्त। और इसी को अप्लाइड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान आपके कितना ही समझ में आ गया, लेकिन जहाँ तक उसके ज्ञान को आप अप्लाई नहीं कर पाए परीक्षा के प्रश्न पर, वहाँ तक वो किसी काम का नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि हमें इस सारणी में से पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। यहाँ पर बहुत साधारण सा क्वेश्चन बनेगा। अपने क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा मनोविज्ञान है। अब देखिए, इस जगह आपको शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ दिखाई दे रहा है। इस जगह यहाँ से लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन शब्दों का अर्थ समझ भी नहीं आता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शब्द के अर्थ में मैंने पढ़ाया आपको, पहले तो शुद्ध मनोविज्ञान, और फिर क्या लिखा हुआ है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का, अनुप्रयुक्त का दूसरा जो नाम होता है, वह दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पर क्रियात्मक मनोविज्ञान। इसी को क्या कह सकते हैं अपन? क्रियात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यही कहलाता है क्रियात्मक मनोविज्ञान। अब देखो, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान और क्रियात्मक मनोविज्ञान जो है, इस क्रियात्मक मनोविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में क्या अंतर है, या इसको अच्छी तरह से समझने के लिए अपन आगे की ओर, तो बात कर रहे थे अपन अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है। तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को ही क्या कहते हैं अपन? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इसी को क्या कह दिया जाता है? इसी को कह दिया जाता है क्रियात्मक मनोविज्ञान। क्रियात्मक मनोविज्ञान। तो देखिए, यहां पर 2 शब्दों को समझते हैं अपन। पहला शब्द तो शुद्ध मनोविज्ञान, दूसरा शब्द है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। पहला प्रश्न यह बनेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान क्या है। ऑप्शन में मिलेगा शुद्ध मनोविज्ञान, दूसरा मिलेगा ऑप्शन अशुद्ध मनोविज्ञान, तीसरा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका ग्रेड 2 में। तो आपका आंसर होना चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान को आप क्या नाम दोगे? शिक्षा मनोविज्ञान है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, या फिर वहां पर ऑप्शन में मिलेगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, या फिर ऑप्शन में मिलेगा क्रियात्मक मनोविज्ञान। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्लियर करवाने के लिए आपको यह सारणी मैंने यहाँ पर दिखाई है। प्रश्न आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित ही आएगा, आपको इधर वाली शाखाओं से कोई मतलब नहीं है। इधर वाली दूसरी जो शाखाएं लिखी हुई है उनसे भी अपने को कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल अपने को ध्यान किसका रखना है? शिक्षा मनोविज्ञान। और प्रश्न यही आएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है, आंसर क्या होगा? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। क्यों है? क्योंकि जितने भी सिद्धांतों की खोज की गई उनको एक व्यक्ति के ऊपर लागू करने का काम कौन करती है? शिक्षा मनोविज्ञान करती है। उसको अप्लाइड करने का कौन काम करती है? शिक्षा मनोविज्ञान करती है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। जैसे मान लो
आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो और आप एक टीचर बन गए, अभी जो मनोविज्ञान पढ़ा आपने उसको वहाँ पर कक्षा में आप लागू करोगे, उन परिस्थितियों में आप अपने आप को सेट करने के लिए बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करोगे, तो वो कौन सा मनोविज्ञान हुआ? अनुप्रयुक्त, जिसको अप्लाइड या फिर क्रियात्मक कहा जाता है। तो शब्द ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा मनोविज्ञान? अनुप्रयुक्त। कौन सा? प्रयोगात्मक। कौन सा? क्रियात्मक। कौन सा नहीं है? शुद्ध मनोविज्ञान नहीं है। केवल एक विद्वान था जिसका नाम था जेम्स ड्रेवर, और ये जो जेम्स ड्रेवर है, इस जेम्स ड्रेवर के द्वारा ही मनोविज्ञान को क्या कहा था? शुद्ध विज्ञान कहा था। और व्यवहारवादी जो संप्रदाय है वह भी मनोविज्ञान को क्या बताता है? शुद्ध विज्ञान बताता है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो स्पेशली पूछेगा वो कि किसके अनुसार मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है? आंसर क्या होगा? जेम्स ड्रेवर। और एक्चुअल में मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अब ये क्वेश्चन तो आ गया आपके रिट ग्रेड पर सेकंड थर्ड, लेकिन आरएस में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी शाखाएं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है, कौन सी शाखाएं शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो देखिए साहब, शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य नियमों की बात की जाती है। असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये प्रयोग से संबंधित, प्रयोग करके सिद्धांत लागू करना। देहिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। परामनोविज्ञान का अर्थ होता है पुनर्जन्म की जो बातें होती है उनके बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है? परामनोविज्ञान। अब देखो, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शाखाएं आती है उसमें नैदानिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, उपभोक्ता मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान और पर्यावरणीय मनोविज्ञान। इन सारे शाखाओं से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को केवल और केवल इतना सा याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी शाखा के अंतर्गत आती है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान किस में आएगी? अभी अपन ने बात की, शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल की जाती है। आगे बात करें साहब, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? मनोविज्ञान की परिभाषाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये परिभाषाओं से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो परिभाषा आपके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है उसी का आंसर अपन देंगे। और परिभाषाओं को रटने से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा होता है क्योंकि अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और अन्य बातें इसके आधार पर समझ में आ जाती है, और कुछ विद्यार्थी इनके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, इनको रटने लग जाते हैं, तो दूसरी बातें उनके दिमाग से निकल जाती है। तो बड़े फ्री माइंड से अपन परिभाषाओं का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। देखो, वाटसन जो है ये क्या कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ शब्द कौन सा लगा हुआ है? व्यवहार। अगर व्यवहार शब्द कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो परिभाषा वाटसन की होगी। लेकिन मैं यहाँ से इस व्यवहार शब्द को हटा दूँ और यह परिभाषा इस प्रकार से पूछ दी जाए कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, ये व्यवहार और का को हटा दिया और इसमें पूछा गया मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, तो फिर इसमें कौन सा विद्वान आ जाएगा? जेम्स ड्रेवर के द्वारा कहा गया था मनोविज्ञान क्या है? शुद्ध विज्ञान है। लेकिन अगर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो कौन आ जाएगा? वाटसन। विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान मानसिक जीवन की घटनाओं या संवृत्तियों तथा उनकी दशाओं का विज्ञान है। संवृत्तियों अथवा घटनाओं के अंतर्गत अनुभूति जो आप महसूस करते हो, इच्छाएं जो आपके मन में हैं, संज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क को प्राप्त सूचना है वो संज्ञान, तर्क निर्णय लेने से पहले तर्क, निर्णय क्षमता आदि जैसी बातें आती है। अगला देखो, वुडवर्थ ने कह रखा है कि मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करती है। वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन कौन करती है? मनोविज्ञान। गार्डन मर्फी कहते हैं मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों के वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती है। जेम्स ड्रेवर जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपन, मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है।
इतना सा याद रखो आप, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परिभाषा। लेकिन मनोविज्ञान अगर यहाँ शब्द लिख दिया व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो यही परिभाषा किसकी हो जाएगी? वाटसन की हो जाएगी। बात समझ रहे हो मेरा आप? अगर मान लो यहाँ पर व्यवहार की जगह शब्द ये लिख दिया जाता है कि मनोविज्ञान जो है, ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो यहाँ पर शिक्षा का आधारभूत नाम आते ही इस जगह परिभाषा किसकी हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी साहब स्किनर की। देखो, मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का विधायक विज्ञान है। यहाँ शब्द आ गया विधायक, इसको पढ़ेंगे अपन। अब 3 शब्दों के आधार पर आपने 3 राइटर के नाम याद रखे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तो वाटसन, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो जेम्स ड्रेवर, और मनोविज्ञान आचरण शब्द लग गया व्यवहार से आगे तो कौन आ गया? मैकडूगल। यानी ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, शास्त्रीय दृष्टि से इनको पढ़ते जाना है। निश्चित रूप से आपके 1 या 2 परिभाषा आती है, उसमें एक परिभाषा तो आपके यहाँ से मिल जाएगी। कुछ परिभाषाएं ऐसी आती है जो कहीं भी नहीं मिलती है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इन सारी बातों की बात अपन विस्तार से कर चुके हैं। तो देखो, इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत आगे चलते हैं अपन। मनोविज्ञान में आपको पता हो तो पहला शब्द अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कौन सा? शिक्षा। टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने यहाँ पर इस प्रकार से, शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय अपन पढ़ रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान में एक शब्द की विस्तार से बात कर चुके आप, और शब्द कौन सा था? शिक्षा। दूसरा शब्द अपन कौन सा पढ़ चुके? मनोविज्ञान। अब देखो, तीसरा शब्द जो है यहाँ पर आपके, वह इस मनोविज्ञान की शाखा के रूप में आगे निकल कर आता है कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। और इस शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के नाम से जाना जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? तो आप यहाँ पर आंसर दोगे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त को ही क्या कर दिया जाता है? क्रियात्मक मनोविज्ञान। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत भी शामिल की जाती है। इस तीसरे शब्द की अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखिए इधर, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे अपन, और शिक्षा मनोविज्ञान में की उत्पत्ति कैसे हुई? शब्द कौन सा आ गया? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले अपन ने दर्शन शास्त्र पढ़ा था। दर्शन शास्त्र जो है, ये दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई थी, जिसमें खुद को जानने के लिए व्यक्ति ने प्रयास किए थे और दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। और इस दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? स्टार्टिंग में पढ़ा था ना अपन ने, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा। याद कीजिए, आत्मा परमात्मा। आत्मा किसका पार्ट होती है? परमात्मा का पार्ट होती है। कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में रहती है। और शरीर का निर्माण किससे हुआ? पंच तत्व से इसका निर्माण हुआ। ये सारी बातें की थी अपन ने किसमें? दर्शन शास्त्र में। लेकिन इस दर्शन शास्त्र से एक विषय के रूप में जो अलग सब्जेक्ट हुआ वो कौन है? मनोविज्ञान है। अतः मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाएगा? मनोविज्ञान की जननी के नाम से जाना जाएगा दर्शन शास्त्र को। अब देखो, इस समय ये जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे। अतः प्राचीन काल में अरस्तु को मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इससे मनोविज्ञान विषय के रूप में कब अलग हुआ था? तो अपन ने बात की थी सन 1600 में मनोविज्ञान से, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ। अब मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से एक शाखा कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी इस मनोविज्ञान से उत्पत्ति मानी जाती है सन 1900 में। तो आपको विशेष रूप से पहला बिंदु तो ये ध्यान रखना है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब? सन 1600 में।
मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब? सन 1900 में। यहाँ पर ये जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी तो प्राचीन काल में इसका अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने। तो देखो यहाँ पर प्रश्न बन जाएंगे, तो प्रश्न बनेगा पहले प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक किसको कहोगे आप? अरस्तु के। लेकिन यहाँ प्रश्न बने कि अगर आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में दो नाम आते हैं। एक तो आपके विलियम जेम्स, अधिकांश विद्वान इनको मानते हैं, कुछ विद्वान विलियम उंट को भी मानते हैं, और अपने को यहाँ पर प्रथम दृष्टया किसको मानना है? विलियम जेम्स का आंसर मानना है। क्वेश्चन क्लियर हुए? अब देखो इस मनोविज्ञान से कौन अलग हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान। कब हुआ? सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान अलग हुआ। अब इसको अलग करने का प्रारंभिक भरसक प्रयास किया गया था, वो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। तो देखो यहाँ पर आपके प्रश्न जो है ना, उन प्रश्नों की लैंग्वेज को समझते हो आपको आंसर देना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहेंगे, तो आंसर क्या होगा आपके? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान के प्राचीन काल के जनक कौन हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अरस्तु। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी शब्द के जनक कौन हैं, तो देखो साइकोलॉजी शब्द के जनक की अगर बात करें तो रुडोल्फ गोइकले नाम आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? सन 1900 में। किससे हुई? मनोविज्ञान से। कौन सी शाखा? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, क्रियात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? सन 1600 में हुई। अब उत्पत्ति इसकी सन 1900 में हो गई थी, इसकी उत्पत्ति सन 1600 में हो गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम पढ़ाने का जो काम किया था ना, यहाँ पर उत्पत्ति होने के बाद भी इस मनोविज्ञान का जो पाठ्यक्रम बनाया गया था, ये मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम निर्मित हुआ था साहब 1875 में। और पाठ्यक्रम को निर्मित करने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहाँ का था? विलियम जेम्स था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का। और इसी विलियम जेम्स के द्वारा इसको सर्वप्रथम पढ़ाया गया था विश्वविद्यालय में। इसको पढ़ाया जाने का जो काम किया था वो 1890 में इसी विलियम जेम्स ने किया था। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक इसकी पहली पुस्तक मानी जाती है। इस शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो यहाँ पर सन 1900 में हो गई, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था, ये स्पष्ट स्वरूप प्राप्त कब हुआ? इसका स्पष्ट स्वरूप यानी इसको सब्जेक्ट के रूप में विकसित करने का काम स्पष्ट स्वरूप 1920 में प्राप्त हुआ। और 1920 में स्पष्ट स्वरूप इसको दिलाने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान है। और इसको पढ़ाया कब गया? इसको पढ़ाया गया था 1940 में। तो देखो तुलनात्मक रूप से याद रखना, मनोविज्ञान को पढ़ाया गया था 1890 में और शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ाया गया 1940 में। मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम 1875 में और शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप हुआ 1920 में। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले भी सकते हो। देखो वहां लिखा हुआ है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई? मनोविज्ञान की। कब हुई? सन 1600 में उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान से किसकी उत्पत्ति हुई? शिक्षा मनोविज्ञान की। कब हुई? सन 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप कब मिला? 1920 में। और शिक्षा मनोविज्ञान को कब पढ़ाया गया? 1940 में। तो किसकी बात आ गई अपने यहाँ पर? अब शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ पर बात आ गई। अब इसी शिक्षा मनोविज्ञान को आगे चलते हैं अपन और आगे की बात इसमें करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या हैं। बहुत आसान सा प्रश्न आता है,
लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज में आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था अभी कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन से दो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे? पहला जो शब्द है ये तो है शिक्षा, और दूसरा जो शब्द है वो आता है मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बन रहा है? दो। शिक्षा किसको दी जाती है? बालक को। और किसके आधार पर दी जाएगी? मनोविज्ञान के आधार पर। इस आरेख के माध्यम से आप इसके कार्य समझेंगे। आप किसी क्लास में पढ़ाने गए हैं, क्लास में पढ़ाने जाओगे तो सबसे पहले आप कक्षा के जो बालक हैं उन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करोगे, उनका स्टैंडर्ड जो है उसको जानोगे कि बच्चे किस स्तर के हैं, और उनका स्टैंडर्ड जान लेने के बाद में फिर आप तय करोगे कि इनको पढ़ाना कहाँ से शुरू करें। अगर मान लो आप कंपटीशन की तैयारी करके बहुत अधिक ज़्यादा नॉलेज आप में होगी, कंपटीशन फाइट करके किसी विद्यालय में जाते हो और वहाँ जाते हैं आप ज्ञान की उल्टियाँ करने लग जाओ, तो फिर बच्चे आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका जो नॉलेज है वहाँ किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया। बस यही मनोविज्ञान आपकी सहायता करेगी आगे जाकर कि आपको पहले जिस व्यक्ति को पढ़ाने जा रहे हो उसका लेवल आपको देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में दो के कार्य याद रखना, एक तो शिक्षा के और एक किसके? मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान का कार्य क्या है? बालक के व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब बालक के व्यवहार का अध्ययन कर लिया जाता है तो फिर शिक्षा उस व्यवहार में क्या करती है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। परिवर्तन भी कर सकते हो या यहाँ पर आप एक शब्द और लिख सकते हो, परिमार्जन। परिमार्जन भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो शुद्धिकरण। यानी बालक का जो व्यवहार है उस बालक के व्यवहार में परिमार्जन और शुद्धिकरण का काम कौन करती है? शिक्षा। लेकिन बालक के व्यवहार का अध्ययन कौन करती है? मनोविज्ञान। अब प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का कार्य है, तो आंसर दोगे बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का कार्य है, तो आप आंसर दोगे बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, तो आपका आंसर होगा बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिमार्जन या परिवर्तन करना। बात समझ रहे होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान क्या है? एक साधन है, और शिक्षा क्या है? एक साध्य है। अर्थात जिसके माध्यम से किसी लक्ष्य तक पहुंचा जाता है वो साधन होता है, और जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है? साध्य होता है। तो ध्यान रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान क्या है? एक साधन है, और शिक्षा क्या है? एक साध्य है। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का कार्य क्या है? निदानात्मक है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का कार्य क्या है? उपचारात्मक है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का कार्य निदानात्मक। जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में वो जांच लिखता है और जांच से ये पता लगाता है कि आपकी बीमारी क्या है। अर्थात जांच लिखने का कार्य जो उद्देश्य है वो निदान है, कारण का पता लगाना है, और फिर उसके बाद में वो दवाई लिखता है तो वो आपका उपचार होगा। इसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें अगर मनोविज्ञान ही पूछे तो निदानात्मक, शिक्षा पूछे तो उपचारात्मक। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, पहला ऑप्शन निदानात्मक, दूसरा उपचारात्मक, तीसरा निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों, तो शिक्षा मनोविज्ञान का दोनों हो गया। अब देखो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करती है, उद्देश्यों को बनाती है। और मनोविज्ञान क्या करती है? मनोविज्ञान यह पता लगाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। जैसे मान लो गवर्नमेंट के द्वारा योजना बनाई कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाना चाहिए। ये शिक्षा के मुख्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया और बच्चों को दूध पिलाने की योजना लागू कर दी। और दूध इतना उपलब्ध था नहीं उस समय तक, इसलिए पाउडर वाला दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। ये उद्देश्य, ये जो निश्चित किया वो किसने किया? शैक्षिक शिक्षा के द्वारा किया गया।
लेकिन जब उसका पता लगाया गया कि दूध पिलाने की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अधिकांश बच्चे वो पाउडर वाला दूध पी नहीं रहे, अर्थात ये जो उद्देश्य था ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इसका पता किसने लगाया? मनोविज्ञान ने। तो देखो, शिक्षा केवल शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करती है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई इसका पता लगाने का कार्य कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करके उनकी प्राप्ति का पता लगाना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में स्पष्ट होते हैं, जो मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ। आप देखना, आरेख को देखते हुए आप मेरे साथ रिवाइज करना। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य, अभी शिक्षा मनोविज्ञान में कार्य में किसके कार्य पूछेगा? एक तो कार्य पूछ सकता है मनोविज्ञान का, एक कार्य पूछ सकता है आपसे शिक्षा का। ऑप्शन वही रहेंगे, केवल शब्द के आधार पर आंसर चेंज होंगे। दोनों को मिलाकर लिख दूं तो क्या आ जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थात इन तीनों के कार्यों को पूछा जाएगा, जैसे मैं पूछ रहा हूं और आप आंसर देने की कोशिश करना जी। प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का कार्य है व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना। मनोविज्ञान का कार्य है व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है व्यवहार का अध्ययन करके उसमें व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा है साध्य, मनोविज्ञान है साधन। शिक्षा मनोविज्ञान है साध्य या साधन। इस दृष्टि से साध्य और साधन दोनों के अंतर्गत इसका कार्य आ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा है उपचारात्मक, मनोविज्ञान है निदानात्मक। इस प्रकार से इनको आपको समझना पड़ेगा। तो ये बात हुई शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य की। अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य के बाद में बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि नेचर कैसी है। यहाँ का प्रश्न बहुत ही आपके अप्लाइड प्रश्न जिसको कह सकते हो ना आप, कि सोच समझकर आंसर देने वाला बनेगा, उसको आप समझना। सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है इस प्रश्न की प्रवृत्ति को समझकर आपको उपयुक्त आंसर का चयन करना पड़ेगा। और मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि जो उपयुक्त आंसर का चयन करना सीख गया उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाते हैं। और उनके चयन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्री माइंड हमारे साथ साथ में। थ्योरेटिकल मैटर विस्तार से आपको खूब सारा मिलेगा, लेकिन उसको याद कैसे रखना है, खोपड़े में कैसे डालना है, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी आवश्यकता इस चीज़ की है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो वो बहुत अनिवार्य है। कंटिन्यू ये अपनी चौथी क्लास है पहले टॉपिक की। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पहले 3 क्लास को देखिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं होगा। एक क्लास 25 मिनट की है, दूसरी 45 मिनट की है, तीसरी 50 मिनट की है, और आज मुश्किल से 50 मिनट की हो जाएगी। यानी कि आप 2 घंटों में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो, और आगे वाला जो वेस है वो भी तैयार कर रहे हो। तो इसको आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। हमारा मकसद रहेगा आपको क्लास में ही याद करवाना, बिना फालतू की बातें नहीं करते हुए। देखिए इधर आप, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एक जैसी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की ही शाखा है, मनोविज्ञान की शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। पहला कोटेशन आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान क्या है, एक विधायक विज्ञान है। अब आपको यहाँ पर अंतर याद करना होगा कि विधायक विज्ञान क्या होती है और नियामक विज्ञान क्या होती है। इन दोनों का अंतर समझते हैं, क्योंकि आप टीचिंग मेथड में भी आप इन दोनों शब्दों को बार बार पढ़ोगे। विधायक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, निश्चित तथ्य पढ़े जाते हैं इसमें, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, और जितने भी तथ्य होते हैं जिनको आप अंग्रेजी में फैक्ट बोलते हो, तो फैक्ट के रूप में अध्ययन जो करते हैं सब्जेक्ट, वो सारे ही क्या होते हैं? विधायक होते हैं। प्रयोग के द्वारा किसी चीज़ को स्पष्ट करने के बाद में उसको पढ़ा जाए, वो क्या होते हैं? विधायक।
इसमें तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो ये विधायक विज्ञान कैसा हो जाएगा? तथ्यात्मक। इसमें है का अध्ययन किया जाता है कि वर्तमान में जो प्रमाणित है उसी को पढ़ा जाता है, इसीलिए यह विधायक विज्ञान है। अब इसकी तुलना में इसको देखना आप, विधायक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नियामक विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य जो होते हैं समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, और मानवीय मूल्य जो है प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार से उनको परिभाषित किया जाता है। इसीलिए नियामक विज्ञान क्या होता है? मूल्यात्मक होता है, और इसमें चाहिए का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऐसा होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, उनके विचार ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान जो है इस प्रकार के विचार रखता है और उसको ऐसे करना चाहिए, सुधारात्मक दृष्टि से उसको देखा जाता है। लेकिन इसमें प्रयोगों के द्वारा पहले से सिद्ध होता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आदमी मेहनत करता है तो उसे सफलता मिलती है, लेकिन ये कहा जाए कि उसे मेहनत करना चाहिए, यानी यहाँ पर एकदम फैक्ट होते हैं और यहाँ क्या होता है? फैक्ट नहीं होते हैं। अब मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विधायक है। अब यहीं से इनडायरेक्टली प्रश्न बन गया कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान तथ्यात्मक है या मूल्यात्मक? तो आप आंसर क्या दोगे? तथ्यात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है का। किसका नहीं किया जाता है? चाहिए का। हालांकि देखो वर्तमान समय में इसका भी अध्ययन होता है, लेकिन ज्यादातर इसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला प्रश्न आपके क्लियर हुआ कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? विधायक। लेकिन कुछ राइटर इसको विधायक और नियामक दोनों ही लिखते हैं वहां पर थोड़ा सा विरोधाभास उत्पन्न होता है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा उसमें स्पष्ट रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान माना? विधायक विज्ञान। विधायक होने के साथ साथ ही क्या है? तथ्यात्मक भी है। आगे चलें, अपन प्रकृति की ही बात कर रहे हैं अपन। देखो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है क्या नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसी वैसी बात करें। क्या शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है या नहीं है, तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार तो है, व्यवहारवादियों के अनुसार भी है, लेकिन इसे अपन शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते। कारण क्या है? क्योंकि अन्य विज्ञानों की भांति इसमें सब जगह प्रयोगशालाएं नहीं हैं, अभी प्रयोगशालाओं की कमी है। सिद्धांत जो हैं वो सार्वभौमिक है, लेकिन परिस्थितियां सब जगह की क्या है? अलग अलग हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो फिर कौन सी विज्ञान होगी साहब? शिक्षा विज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, लेकिन इसको आप निकटतम शुद्ध विज्ञान कह सकते हो। ये कौन सी विज्ञान है? निकटतम शुद्ध विज्ञान। निकटतम शुद्ध विज्ञान, विज्ञान तो है लेकिन निकटतम शुद्ध विज्ञान है। इसका आशय यह हुआ कि आने वाले समय में जब इसकी प्रयोगशाला स्थापित हो जाएगी तो ये कौन सा विज्ञान हो जाएगा? शुद्ध विज्ञान। और यहाँ शब्द याद रखा अपन ने, कौन सा? निकटतम। कौन सा विज्ञान हुआ? निकटतम शुद्ध विज्ञान। यही प्रश्न आया था आपके परीक्षा में एक बार कि शिक्षा मनोविज्ञान है। पहला ऑप्शन था शुद्ध विज्ञान, दूसरा ऑप्शन था आदर्श विज्ञान, तीसरा ऑप्शन था निकटतम शुद्ध विज्ञान। तो आंसर क्या माना गया था? निकटतम शुद्ध विज्ञान। क्या मनोविज्ञान आदर्श विज्ञान है? देखो आदर्श विज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि आदर्श विज्ञान के अंतर्गत मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो यह आदर्श विज्ञान नहीं होकर ये कौन सी विज्ञान मानी जाती है? ये मानी जाती है साहब अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अनुप्रयुक्त का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था क्रियात्मक मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, क्रियात्मक मनोविज्ञान तो है, लेकिन आदर्श विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है इसकी स्पष्ट बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है क्या? नहीं है साहब। कौन सी है? निकटतम शुद्ध विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में और मनोविज्ञान में सभी जगह प्रयोगशाला स्थापित नहीं कर पाए हैं। क्या मनोविज्ञान आदर्श विज्ञान है? नहीं है।
क्यों है? क्योंकि इसमें मूल्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसमें किसका किया जाता है? तथ्यों का। तो ये क्या हो गई? अनुप्रयुक्त या क्रियात्मक मनोविज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें कि मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है क्या? बिल्कुल सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें समाज के किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको सही मानेंगे अपन। हालांकि कुछ विद्वान भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि समाज जो है, सामाजिक मनोविज्ञान अलग है। मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है क्या? बिल्कुल है। मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्या? बिल्कुल है। अब देखो, इन बिंदुओं के आधार पर प्रश्न ये बनता है कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है। इसको समझना आप लोग कि मनोविज्ञान और विज्ञान क्या है। अभी तक के जो सारांश अपन पढ़ा है उसका सारांश देखते हैं। मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है? विधायक। क्यों है? क्योंकि इसमें है का अध्ययन किया जाता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तथ्य का अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान क्या नहीं है, इस शब्द को जरूर देखना आप परीक्षा में। ये जो नहीं शब्द है, इस नहीं शब्द को नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे जो आंसर है वो गलत चयन हो जाते हैं। नियामक विज्ञान नहीं है, क्योंकि नियामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में हमेशा सकारात्मकता होती है, तो कौन सा विज्ञान है? सकारात्मक। कौन सा नहीं है? नकारात्मक नहीं है। धनात्मक है, कौन सा नहीं है? ऋणात्मक नहीं है। व्यवहारात्मक है, कौन सा नहीं है? आदर्शात्मक नहीं है। तथ्यात्मक है, कौन सा नहीं है? मूल्यात्मक नहीं है। निकटतम शुद्ध विज्ञान है और अनुप्रयुक्त विज्ञान है, लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में आप क्या है क्या नहीं है वाला प्रश्न का चयन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान नहीं है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है इसका कि मनोविज्ञान क्या है और क्या नहीं है, और यहाँ उलझ जाते हैं अपन, और सबको यहाँ पर विस्तार से अपन ने पढ़ा। तो देखिए, अभी तक की जो बात की अपन ने, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व आगे पढ़ेंगे अपन। मनोविज्ञान को यहाँ से प्रकृति पढ़ रहे हैं अपन। मनोविज्ञान की प्रकृति देखो दिखाई दे रही है आपको। पहला ही क्वेश्चन बनेगा आपके, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है तो क्यों है? तो विधायक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए तथ्यात्मक होता है, है का अध्ययन होता है। नियामक विज्ञान में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है और मूल्यात्मक होता है, और ये चाहिए का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि दर्शन शास्त्र कौन सा विज्ञान होगा? तो देखो, दर्शन शास्त्र के पीछे हमेशा चाहिए शब्द आता है, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो दर्शन शास्त्र कौन सा विज्ञान हुआ? नियामक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भूगोल कौन सा विज्ञान होगा, तो भूगोल में है का अध्ययन किया जाता है, प्रयोग है से स्पष्ट होते हैं, तथ्य जो पढ़े जाते हैं, तो कौन सा होगा? वो होगा विधायक। आपसे पूछा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा होगा? तथ्यात्मक। आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र कौन सा होगा? तथ्यात्मक। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए समाजशास्त्र कौन सा होगा? तो नियामक। समझ रहे होंगे यहाँ पर नियामक और विधायक को। फिर अपन ने इससे पहले पढ़ा था कार्य। ये कार्य शिक्षा का क्या है, मनोविज्ञान का क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्या है, इसकी बात अपन ने कर रहे थे। शिक्षा शब्द के बारे में अपन अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करते हुए आगे बढ़े। मनोविज्ञान की प्रकृति अभी अपने चल रही है, और इस प्रकृति में आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है या नहीं है, नहीं है तो कौन सी है, आदर्श है या नहीं है, नहीं है तो कौन सी है, और इसको यहाँ पर विस्तार पूर्वक अपन ने अध्ययन किया। इसके अगले वाला जो बिंदु होता है, बहुत आसान प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर ये कह सकते हो कि ये प्रश्न अगर पूछा गया तो आपको 2 नंबर की गिफ्ट दिए आरपीएससी के द्वारा। प्रश्न क्या बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पूछेंगे, और उस महत्व में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि महत्व किसकी दृष्टि से पूछा है। देखिए, यहाँ शिक्षक की दृष्टि से महत्व पूछा जाता है। शिक्षक की दृष्टि से नहीं पूछा तो वह प्रश्न पूछेंगे आपको प्रबंधन की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, या बालक की दृष्टि से क्या महत्व है। किसी भी दृष्टि से सबसे पहले आपको प्रश्न में यह ढूंढना है कि किस दृष्टि से आपसे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पूछा गया है। अगर मान लो शिक्षक की दृष्टि से पूछा गया तो आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानते हुए
चार जो ऑप्शन है उसमें से उपयुक्त ऑप्शन का चयन करें। और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि चारों जो ऑप्शन हैं वो चारों ही सही होंगे, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा इसको आपका चयन करना पड़ेगा। और विशेष रूप से उस शब्द को अंडरलाइन कर लें कि किसकी दृष्टि से पूछा गया है। तो देखो पहली यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है शिक्षक की दृष्टि से कि स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। टीचर्स को, अध्यापक को पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना आता है और मुझे क्लास में किस स्तर के बच्चों को पढ़ाना है और उनको पढ़ाना कैसे हैं। ये सारी बात शिक्षक को पता होगी, तभी वह क्लास में जाकर पूरा प्रेजेंटेशन दे पाएगा। दूसरा, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। जैसे मान लो आपने RSIS की तैयारी की, बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन आपकी पोस्टिंग शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 3rd ग्रेड में हुई और आप 5वीं के बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हो कि बच्चे उस ज्ञान को झेल ही नहीं पा रहे हैं, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं ज्ञान की उल्टियाँ करना। तो वह जो शब्द है उस शब्द से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टैंडर्ड को आप पढ़ा रहे हो। यह मनोविज्ञान आपकी सहायता करती है। पढ़ाने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक तो कक्षा में अच्छे अंक दिलाना, लेकिन अंक दिलाने के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके चरित्र का निर्माण करना, ये भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान इसमें व्यक्ति को तैयार करती है। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, यानी बच्चा जो होता है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का पता होना चाहिए आपको कि बच्चा किस स्तर का है, बच्चे के पास में सामने क्या समस्या है। एक वीडियो देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर, वो बहुत वायरल हुआ था कि एक बच्चा क्लास में प्रतिदिन लेट आता था और शिक्षक बिना उससे कुछ पूछे उसके डंडे मारता था और वह हाथ आगे कर देता था। बड़े शालीनता के साथ में शिक्षक जो दंड देता था उसको स्वीकारता था। लेकिन एक दिन शिक्षक ने देखा कि ये लेट क्यों आता है, तो उस बच्चे के पीछे पीछे हो गया, तो उसने देखा कि उसकी माँ बीमार थी और उस माँ की सेवा करके और कुछ एक्स्ट्रा काम करके और फिर विद्यालय पहुंचता था, फिर पढ़ के वापस घर जाता था। तो उस बच्चे की जो यहाँ पर मैंने शब्द लिखा व्यक्तिगत विभिन्नता, उस व्यक्तिगत विभिन्नता को उसने पहचाना और उसके बाद में शिक्षक ने उसका स्वागत किया। तो प्रत्येक बच्चे की टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग अलग होती है। आपको ये तय करना होता है कि बच्चे को किस मात्रा में सुधारने के लिए सुधारात्मक दृष्टि से दंड दिया जाए, कितना नहीं दिया जाए। अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने में कौन सहयोग करता है? मनोविज्ञान। अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है और समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग हुई और आप किसी विद्यालय में गए और विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर बच्चे आपको देखकर हंसने लग गए। अब उनको आप कैसे चुप कराओगे, कैसे अपना अध्ययन बिंदु प्रारंभ करोगे? तो उसके लिए आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों का चयन करना पड़ेगा, किसको डांटना है, किसको कहाँ बैठाना है। तो इन सब में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, पहला शब्द तो ये चयन करें कि किसकी दृष्टि से महत्व पूछा गया है और फिर उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, चारों आपको उपयुक्त लगेंगे, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त का अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा। अगला जो बिंदु है इसी में महत्व में दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व प्रबंधन की दृष्टि से, यानी मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से बालकों का अध्ययन करवा रहा हूँ। तो उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। सिलेबस या पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि बहुत सी बार जो पाठ्यक्रम का चयन करने वाले व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको उस क्षेत्र की बारीकी से नॉलेज नहीं होती और सिलेबस बहुत गलत बना दिया जाता है। जैसे अपन सब गुजर चुके हैं कि रीट के सिलेबस के आधार पर 3rd ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती की गई, तो उसमें विषय अध्यापक प्राप्त नहीं हुआ और वो विषय अध्यापक 30-30 अंकों के आधार पर चयन हुए, तो पूरा उसका उपयोग नहीं हुआ। तो फिर बाद में उसको परिवर्तित करके और अच्छा पाठ्यक्रम जो है उसका निर्माण किया गया। तो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है कौन? मनोविज्ञान। और ये कौन होना चाहिए? प्रबंधन होना चाहिए। मापन एवं मूल्यांकन में सहायक, यानी कि परीक्षाएं जो करवाई जाती है उसमें मापन और मूल्यांकन सही तरीके से लागू किया जाए। विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहायक और अनुशासन स्थापित करने में सहायक। लास्ट आता है बालक की दृष्टि से। देखो बच्चा जो होता है उसमें उस बच्चे की बात अपन कर रहे हैं जो परिपक्व होता है, जो समझदार होता है। एक छोटा बालक जो होता है वो ज़्यादा अपने बारे में नहीं जानता। तो परिपक्व बच्चे को अपने वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान करवाने में कौन सहायता करती है? मनोविज्ञान। उसकी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान भी कौन करवाती है? मनोविज्ञान। उसकी मूल प्रवृत्तियों का उसको पता लग जाता है
और आत्म मूल्यांकन में ये सहायक होती है। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान और साधारण सा प्रश्न आपके बनता है। तो देखिए एक बार फिर से 2 मिनट में ये जो बिंदु अपन ने पढ़ा उसको आप देखिए, यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या अपने द्वारा पढ़ा गया, और इसको विस्तार से आप 2 घंटे में आपके 2 या 3 क्वेश्चन का बीमा आप कर सकते हो। इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला टॉपिक होता है अंडरस्टूड टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय, इसमें शिक्षा शब्द का अर्थ पढ़ा, अर्थ के बाद में इसकी प्रकार पढ़े, प्रकार के बाद में फिर अपन ने इसके घटक और चर पढ़े, घटक और चर के बाद में दूसरा शब्द आ जाता है मनोविज्ञान, और ये जो मनोविज्ञान शब्द है इस मनोविज्ञान शब्द का अपन ने अर्थ पढ़ा, अर्थ के बाद में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई ये पढ़ा, उत्पत्ति के बाद में इसका विकास जो है इसके कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया इसको अपन ने यहाँ पर पढ़ा, फिर उसके बाद में इसका बदलता स्वरूप जहाँ से निश्चित रूप से एक प्रश्न आता है वो पढ़ा, फिर उसके बाद में इसका विकास भारत में किस प्रकार से हुआ उसकी बात की, कौन कौन से यहाँ से बिंदु आपको याद रखने हैं वो भी मैंने शॉर्ट में आपको बताया, और फिर आगे जो है वो आगे वाला बिंदु आ जाता है इसकी परिभाषाएं, फिर परिभाषाओं के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान तीसरा शब्द पढ़ा, तो मनोविज्ञान में से निकला कौन, शिक्षा मनोविज्ञान कैसे निकला, कौन इसके जनक हैं, सारी चीज़ यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है। जो चीज़ें लगभग 4-5 पेज में आती है वो अपन ने यहाँ पर संक्षिप्त में पढ़ी। फिर उसके बाद अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के कार्यों की बात की, कार्य के बाद इसकी प्रकृति को विस्तार से पढ़ा, और प्रकृति के बाद में इसका महत्व पढ़ा। इस प्रकार से पहला टॉपिक आपके कंप्लीट होता है, और इस पहले टॉपिक को आप 2 घंटे से भी कम क्लास में कम समय में अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो। और अगला जो पठनीय बिंदु है वो अपने अगली क्लास में होगा। तो जुड़ी रहिए आप डिजिटल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको बहुत ही कम समय में सारगर्भित बहुत सारा मैटर प्राप्त होगा, और आपके सुझाव भी आप हमें देते रहें। अगर आपको क्लास पसंद आती है और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आपके जो दूसरे मित्र हैं उनको भी इससे जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।